तो गाइस स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज़ 50 एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे इसके सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो बहुत अच्छे फीचर्स हैं उनके ऊपर बहुत ही बेहतरीन 50 एमसीक्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर पता चलते चले जाएँ। और लास्ट में इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो चलो आपको दिख रहा है, लेकिन और आंसर सभी आपको तब दिखेंगे जब आप उनके आंसर देते चले जाएंगे। तो साथ में आप क्या कर सकते हैं, एक पेपर ले सकते हैं, एक पेन ले सकते हैं और हर क्वेश्चन का आंसर मार्क करके चल सकते हैं। और अंत में ये देखिएगा कि इन 50 क्वेश्चंस में से आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर पता हैं। ठीक है, और उनके जितने आपके आंसर आएंगे 50 में से जितने आपके मार्क्स आएंगे उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। गाइस स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि हु इज़ रिगार्डेड एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता है? महात्मा गांधी जी को, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, जवाहरलाल नेहरू को या सरदार पटेल को? तो सब लोगों को पता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को माना जाता है कि वो चीफ आर्किटेक्ट हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर एंश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार निहित हैं? तो ये कितने हैं? ये 6 हैं। पहले 7 हुआ करते थे, अब एक राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया फंडामेंटल राइट, तो कितने रह गए हैं? 6 रह गए हैं। फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या माना जाता है कि ये रिजिड है यानी कठोर है, लचीला है, या आंशिक रूप से कठोर है और आंशिक रूप से लचीला है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये पार्टली रिजिड है और पार्टली फ्लेक्सिबल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, या 26 दिसंबर 1949 को? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को इसको लिया गया था, ये अडॉप्ट किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी, यानी कि जो अस्पृश्यता है उसको समाप्त कौन सा अनुच्छेद है वो करता है भारतीय संविधान का? आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 19 या आर्टिकल 21? तो अनुच्छेद 17 जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है, अनुच्छेद 17 अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है। फिर नेक्स्ट आता है जो प्रियम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की, वो क्या चीज़ घोषित करती है? कि भारत एक सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक देश है, यानी कि संप्रभु है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है, गणतंत्र है, या फिर सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, या फिर फेडरल सेक्युलर सोशलिस्ट रिपब्लिक है, या नन ऑफ दी अबव है? तो इसमें से पहला आंसर बिल्कुल सही है। तो सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसी फ्लो में इसी सीक्वेंस में भी लिखा हुआ है प्रियम्बल के अंदर। तो प्रियम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भारत को ये डिक्लेयर करता है। तो 6 का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, ये हमने किस देश के संविधान से बोरो किया था? यूएसए से हमने इसको लिया है, यूएसएसआर से लिया है, कनाडा से लिया है, या यूके से लिया है? तो उसका सही उत्तर है यूएसएसआर। तो रशिया से, या जो उस टाइम पे सोवियत संघ था, वहाँ से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने वहाँ से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसमें से किस चीज़ को प्रोवाइड करता है? क्या ये एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाएगी, सरकार का एक संघीय रूप बनेगा, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनेगा यानी कि एकात्मक एक स्वरूप बनेगा, क्वासी फेडरल जो फॉर्म है गवर्नमेंट की वो होगी यानी कि सरकार का एक अर्ध संघीय स्वरूप होगा, या इनमें से कोई आंसर नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो भारत को क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसने कहा है? ये केसी विहिर एक करके फिलोसफर हुए हैं, उन्होंने कहा है कि भारत जो है क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? पार्ट 3 नहीं, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं, और पार्ट 4 यस बिल्कुल, तो पार्ट 4 जो है उसके अंदर डीपीएसपीज आते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10 की आइडिया जो है सिंगल सिटीजनशिप का भारत में ये किस देश से इंस्पायर किया गया था? तो भारत में जो सिंगल सिटीजनशिप हमने रख रखी है वो यूनाइटेड किंगडम से हम लोग इंस्पायर्ड हैं। तो क्योंकि यूके में ही सिंगल सिटीजनशिप है, अगर आप यूएसए जाएंगे तो यूएसए में आपको डबल सिटीजनशिप मिलेगी। आप यूएसए के नागरिक तो होंगे ही, लेकिन साथ साथ जिस राज्य में रहते हैं, मान लेते हैं आप टेक्सास के अंदर रहते हैं,
तो आप टेक्सास के भी नागरिक माने जाएंगे। फिर नेक्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। देखिए थोड़ा सा चेंज आया है इस क्वेश्चन में कि ये लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो ये एमसीक्यू नहीं है, बस इतना सा पूछा जा रहा है आपको नॉलेज देने के लिए, क्या ये चीज़ सही है गलत है, तो ये बिल्कुल सही है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में एक मोस्ट डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें 448 आर्टिकल्स हैं, 25 भाग हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच आर्टिकल इज कॉल्ड दी हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? आर्टिकल 19 को, आर्टिकल 21 को, आर्टिकल 32 को या आर्टिकल 226 को? तो आर्टिकल 32 जो है उसको आपने हार्ट एंड सोल माना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। फिर नेक्स्ट आता है द टर्म सेक्युलर वॉज एडेड टू द प्रियम्बल बाय विच अमेंडमेंट। तो कौन सा अमेंडमेंट, कौन सा एक संशोधन था जिसने धर्मनिरपेक्ष शब्द को ऐड किया था प्रियम्बल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में? तो ये था 42nd अमेंडमेंट 1976। तो जो 42वां संशोधन था 1976 का, उसने इस चीज़ को क्या किया था, ऐड किया था। फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये जो प्रोवाइड की गई है ये किस शेड्यूल में प्रोवाइड की गई है, किस अनुसूची में है? तो 6th में है, 7th में है, 8th में है, 9th में है। तो 7th शेड्यूल जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। 7th शेड्यूल में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को दिया गया है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे अगर शेड्यूल 7th है तो आर्टिकल कौन सा है, कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत ये तीनों जो लिस्ट हैं वो आती हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। फिर नेक्स्ट आता है कि विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। तो मैग्ना कार्टा जो है वो किसको कहा गया है? देखिए मैग्ना कार्टा जो है मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को कहा जाता है। तो भारत में फंडामेंटल राइट्स किस में आते हैं? पार्ट 3 में आते हैं। तो इसलिए जो पार्ट 3 है उसी को मैग्ना कार्टा कहा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 9th शेड्यूल को जो ऐड किया गया वो कौन से अमेंडमेंट से किया गया? तो 9th शेड्यूल को ऐड फर्स्ट अमेंडमेंट से किया है। तो पहला अमेंडमेंट जो 1951 में ही हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन बनने के तुरंत बाद ही, तो उसी के तहत 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17 कि विच आर्टिकल डील्स विद द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनमें से कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से डील करता है? आर्टिकल 356, 368, 370 और 371। तो आर्टिकल 368, तो आर्टिकल जो 368 है वो बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कैसे किया जाएगा। नेक्स्ट आता है जो कॉन्सेप्ट है पंचायती राज सिस्टम का, इज इंक्लूडेड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पंचायती राज का सिस्टम इनमें से, उसकी जो अवधारणा है पंचायती राज व्यवस्था की, संविधान के किस भाग में शामिल है? तो पार्ट 7 में, पार्ट 9 में, पार्ट 10 में या पार्ट 11 में? तो पार्ट 9। तो पार्ट 9 जो है वो रिस्पॉन्सिबल है पंचायती राज के लिए। फिर नेक्स्ट आता है विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। तो जो आदिवासी क्षेत्र हैं, कौन सी अनुसूची ऐसी है जो उनके प्रशासन से संबंधित प्रावधान रखती है? तो 5th शेड्यूल नहीं, वो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है। 6th शेड्यूल के अंदर जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM की बात करता है, वहाँ पर इस चीज़ के बारे में कहा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनमें से कौन सा एक फंडामेंटल राइट नहीं है भारतीय संविधान का? राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार तो बिल्कुल है। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार भी है। राइट टू प्रॉपर्टी पहले हुआ करता था, अब नहीं है। तो राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट नहीं है और यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आर्टिकल 32 के अंदर आता ही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 21 कि विच प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स दैट नो वन इज अबव द लॉ। तो कौन सा इसमें से रूल बताता है कि कोई भी व्यक्ति संविधान से ऊपर नहीं है? सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। शक्तियों का पृथक्करण, रूल ऑफ लॉ, बिल्कुल रूल ऑफ लॉ ही ये बताता है हमें कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर कानून है, कानून का राज चलेगा। नेक्स्ट आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है, संवैधानिक निकाय है। किस आर्टिकल के तहत संवैधानिक निकाय है? तो आर्टिकल 324 जो है वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना किस दिन हुई, कौन सी तारीख थी जिस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी भारत के अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो कॉन्सेप्ट है जुडिशियल रिव्यू का भारत में, ये हमने कहाँ से लिया?
तो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट आर्टिकल 13 के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच फंडामेंटल राइट प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, यानी कि मानव तस्करी और जबरन श्रम पर कौन रोक लगाता है? तो राइट टू इक्वालिटी, समानता अधिकार, नहीं ये नहीं करता। राइट टू फ्रीडम भी नहीं करता। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 के तहत ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि चाइल्ड लेबर और जो फोर्स्ड ट्रैफिकिंग है ह्यूमन बींग्स में, वो हमें नहीं करनी है, उनसे हमें बचना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 25 की कितनी तरह की इमरजेंसीज प्रोवाइड की गई हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज आर प्रोवाइडेड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 1 2 3 4। तो कितनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इमरजेंसीज दी हुई हैं? 3 तरह की इमरजेंसी दी है। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है, नेशनल इमरजेंसी की। उसके बाद फिर आर्टिकल 356 आता है जो प्रेसिडेंट्स रूल की बात करता है। अगर किसी स्टेट के अंदर, किसी राज्य के अंदर की जो मशीनरी है वो डिस्टर्ब हो जाए तो वहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जा सकता है। और उसके बाद आर्टिकल 360 आता है जो फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है, वित्तीय आपातकाल की बात करता है। अगर इन केस देश के अंदर कुछ कमी आ जाए, पैसे की कमी आ जाए या कुछ भी दिक्कत आ जाए तो उस टाइम पे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। जिसमें से गौर करने वाली बात यह है कि आज तक भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, जो कि अपना में एक बहुत बड़ी बात है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कॉन्सेप्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का, ये हमने बोरो किया है कॉन्स्टिट्यूशन में किस देश से? तो डीपीएसपी को हमने कहाँ से लिया है? डीपीएसपी को हमने आयरलैंड से लिया है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। फिर नेक्स्ट आता है कौन सा आर्टिकल एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि आप एक फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी मैंने अभी बताया आपको ऊपर, आर्टिकल 360 कहता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। फिर कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं? हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो 8वें अनुसूची में 8th शेड्यूल में क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं और उनकी संख्या 22 है। तो ना 18 है, ना 21 है, ना 25 है, तो 22 भाषाएं जो हैं उसमें भी मान्यता प्राप्त हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय विच मेथड? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका चुनाव किस तरह से होता है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, या सीक्रेट बैलेट? तो सी ऑप्शन जो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट तरीका है, एकल हस्तांतरणीय वोट, यही एक तरीका है जिससे भारत के राष्ट्रपति को चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 आता है कि विच बॉडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन? तो कौन सी बॉडी रेस्पॉन्सिबल है जो भारतीय संविधान को इंटरप्रेट करती है? ये सीधे सीधे से सुप्रीम कोर्ट करती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई जाती है 5 जजेस की या 5 जजेस से ऊपर की, वही भारतीय संविधान को इंटरप्रिटेशन का काम करती है। फिर नेक्स्ट आता है कि विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द एंटी डिफेक्शन लॉ? तो जो दल बदल विरोधी एक कानून है, ये किस अनुसूची में है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो 10वीं अनुसूची में 10th शेड्यूल के अंदर ये जो शेड्यूल है 10th शेड्यूल के अंदर ये जो लॉ है एंटी डिफेक्शन का, ये आता है। फिर नेक्स्ट आता है यूनियन टेरिटरी विद अ लेजिस्लेचर, यानी कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसमें एक विधानमंडल है? तो चंडीगढ़ नहीं है, दिल्ली है, बिल्कुल। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर भी चेंज भी हुए हैं, पहले अरविंद केजरीवाल थे। अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि इस टाइम पे दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है। फिर लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार आइलैंड्स, इन सब में कहीं पे भी लेजिस्लेचर नहीं है, सिर्फ दिल्ली में ही लेजिस्लेचर है इन चारों ऑप्शंस में से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, एक तो हमने रूल ऑफ लॉ पढ़ा अभी पिछले कुछ क्वेश्चंस में, अब एक कॉन्सेप्ट आता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी कानून के सामने सब समान है। ये हमने कहाँ से लिया है? ये भी हमने यूनाइटेड किंगडम से ही लिया है। तो यूके में ही ये चीज़ थी कि कानून के सामने सब समान है। फिर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कितनी तरह की रिट जो है वो जारी कर सकते हैं? तो 5 तरह की रिटें जारी हो सकती हैं, जिसमें से एक है हिबिस कॉर्पस, एक है प्रोहिबिशन, एक है मैंडमस, एक है सर्श्योररी और एक है क्वो वारंटो। तो ये 5 तरह की रिट्स हैं जिनको भारतीय सुप्रीम कोर्ट या अलग अलग राज्यों में जो हाई कोर्ट्स हैं वो जारी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन टेरिटरीज? तो इनमें से कौन सा पार्ट ऐसा है जो डील करता है यूनियन टेरिटरीज से? तो पार्ट 7th जो है वो डील करता है, पार्ट 8th जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है पार्ट 8th वो डील करता है यूनियन टेरिटरीज से। फिर नेक्स्ट आता है कि इंडियन पार्लियामेंट इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी हाउसेज? तो कितने हाउसेज हैं इंडियन पार्लियामेंट में?
दो हाउसेज हैं, दो सदन हैं, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा, तो 2 का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 37 कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। तो नए राज्य बनाने से, राज्यों के नाम बदलने से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? आर्टिकल 3। तो जो सी ऑप्शन है आर्टिकल 3 वो ही संबंधित है, जहाँ पे नाम भी बदले जाते हैं राज्यों के, और राज्यों का जो एरिया है उसको भी चेंज किया जा सकता है, राज्यों का नया राज्य भी बनाया जा सकता है। वो सब फैसिलिटी आर्टिकल 3 देता है भारतीय पार्लियामेंट को। नेक्स्ट आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन जस्टिसिएबल राइट। तो इसमें से कौन नॉन जस्टिसिएबल राइट है, यानी कि ऐसा राइट जो अगर आपके पास है लेकिन अगर वो पूरा नहीं किया जा रहा है तो उसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते, भारत सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। ऐसी इनमें से कौन सी चीज़ है? तो राइट टू इक्वालिटी, ये तो फंडामेंटल राइट है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता, ये भी एक फंडामेंटल राइट है। राइट टू एजुकेशन, अब तो ये भी एक फंडामेंटल राइट की तरह ही हो गया है आर्टिकल 21A में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ये नॉन जस्टिसिएबल है। फिर क्वेश्चन नंबर 39 आता है, जो प्रोसीजर है फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये किस आर्टिकल में मिलता है? राष्ट्रपति का जो इम्पीचमेंट है, महाभियोग है, ये किस आर्टिकल के तहत आता है? अनुच्छेद 61 के तहत, आर्टिकल 61 के तहत ये आता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं भारत के, वो किस तरह से चुने जाते हैं? लोकसभा के मेंबर्स द्वारा, राज्यसभा के मेंबर्स द्वारा, दोनों हाउसेस के मेंबर्स के द्वारा, या स्टेट लेजिस्लेचर्स के मेंबर्स के द्वारा। तो दोनों हाउसेस के जो मेंबर्स हैं वो सिलेक्ट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। फिर नेक्स्ट 41 क्वेश्चन आता है कि फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान में आर इंस्पायर्ड बाय विच कंट्रीज बिल ऑफ राइट्स। तो किस देश का बिल ऑफ राइट था जहाँ से इंस्पायर होकर फंडामेंटल राइट्स को भारतीय संविधान में लगाया गया है? यूके, यूएसए, फ्रांस या फिर आयरलैंड। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो बिल ऑफ राइट्स है वहाँ से इंस्पायर होकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमने फंडामेंटल राइट्स को जगह दी है। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो कौन सा आर्टिकल कहता है कि सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए? आर्टिकल 124 कहता है। तो आर्टिकल 124 जो है जस्ट प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस के आर्टिकल के बाद जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पेश करते हैं वो आर्टिकल 123 करते हैं 123 से, उसके तुरंत बाद 124 से सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, इस बारे में भारतीय संविधान के अंदर लिखा गया है। फिर नेक्स्ट आता है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफन कॉल्ड द कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें से किस पार्ट को कंसाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है? पार्ट 2 को, पार्ट 3 को, पार्ट 4 को, पार्ट 5 को। देखिए पहले आपको ये पता होना चाहिए किन पार्ट्स में क्या है, तभी आप बता पाएंगे कि कंसाइंस यानी कि जो अंतरात्मा है संविधान की वो किस में होगी। पार्ट 2 सिटीजनशिप को बताता है, पार्ट 3 मूल अधिकारों को यानी कि फंडामेंटल राइट्स को बताता है, पार्ट 4 डीपीएसपीज को बताता है, और पार्ट 5 जो है वो संघ को बताता है, यूनियन को बताता है, जिसके अंदर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लोकसभा, राज्यसभा, सब चीज़ें आ जाती हैं। तो कंसाइंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की? अंतरात्मा क्या है? अंतरात्मा है अधिकार, जो अधिकार हम लोगों को मिले हैं, भारतीयों को मिले हैं, उसके बारे में वो ही कंसाइंस है। तो पार्ट 3 जो है इसका सही जवाब होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है कि मिनिमम एज क्या है प्रधानमंत्री बनने की। देखिए प्रधानमंत्री बनने की मिनिमम एज वही होगी जो एक एमपी बनने की एज है, जो कि है 25 साल। तो 25 साल इसका सही जवाब है। फिर नेक्स्ट आता है अगला क्वेश्चन कि विच अमेंडमेंट इज कॉल्ड द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा अमेंडमेंट ऐसा है जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है? तो 42nd अमेंडमेंट 1976 का, उसको मिनी संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। फिर नेक्स्ट आता है कि विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो इनमें से कौन सा शेड्यूल ऐसा है जिसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट है? तो 5वां शेड्यूल जो है उसके अंदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट है। 6th शेड्यूल शेड्यूल्ड एरियाज़ के बारे में बताता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में। 9th शेड्यूल बताता है कुछ रूल्स के बारे में, लॉस के बारे में, और शेड्यूल 10th बताता है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। फिर नेक्स्ट आता है जो टर्म सोशलिस्ट है प्रियम्बल में, उसका क्या मतलब है? यानी कि वो पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करता है सोशलिस्ट, इकोनॉमिक इक्वालिटी की, रिलीजियस फ्रीडम की, या यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की। तो ये बात करता है आर्थिक समानता, यानी कि जो इकोनॉमिक इक्वालिटी है, समाज में एक आर्थिक समानता आनी चाहिए। सोशलिस्ट शब्द जो है वो उस चीज़ की, उस अवधारणा को प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट आता है लोकसभा हैज़ अ मैक्सिमम स्ट्रेंथ। तो लोकसभा के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है? 520, 530, 540 या 552। तो मैक्सिमम 552 मेंबर्स अभी लोकसभा की प्रेजेंट स्ट्रेंथ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कॉन्सेप्ट है चेक्स एंड बैलेंसेस का संविधान में, वो क्या चीज़ को इंश्योर करता है कि पावर सेपरेट रहें,
या कोऑर्डिनेशन रहे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में, इक्वल पावर रहे गवर्नमेंट की सभी ब्रांचेस में, या अकाउंटेबिलिटी हो सभी ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट की। तो देखिए इसका सही उत्तर तो यही होना चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए सभी ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट की, यानी कि सरकार के सभी अंगों की जवाबदेही बने कि सब लोग अपना काम तरीके से करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और लास्ट क्वेश्चन आता है इस वीडियो का, 50th क्वेश्चन, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितनी तरह की सिटीजनशिप देता है। तो अभी हमने पढ़ा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल सिटीजनशिप देता है, उसका सिंगल आंसर होगा ए आंसर होगा। तो गाइज ये थे बहुत खूबसूरत 50 सवाल इंडियन पॉलिटी से ऊपर, सेलेंट फीचर्स के ऊपर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो इसमें से आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने सवाल सही हुए हैं, कितना आपके मार्क्स आ रहे हैं, कितना आपका स्कोर आ रहा है। कोई भी आपको डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है, सजेशन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।